हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम विज़डम टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 4 अक्टूबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के एडिटोरियल क्रक्स को सरल हिंदी व्याख्या के साथ समझने की। आज 3 एडिटोरियल आर्टिकल को डिस्कस किया जाएगा। आज का जो पहला आर्टिकल है वो रहेगा एवरी ड्रॉप काउंट्स, हर बूंद मायने रखती है। दूसरे आर्टिकल में हम बात करेंगे लव एंड लॉस, प्यार और नुकसान। और आज का जो लास्ट आर्टिकल है उसमें बात होगी विद द रुपी अंडर प्रेशर व्हाट नेक्स्ट, रुपए के दबाव में आने से आगे क्या होगा। वन बाय वन तीनों ही एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात को मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट में ज़रूर इंगित कीजिएगा। आज का जो पहला आर्टिकल है उसमें बात हो रही है एवरी ड्रॉप काउंट्स, हर बूंद मायने रखती है। The infrastructure created as part of the जल जीवन मिशन must be long lasting। जल जीवन मिशन के हिस्से के रूप में बनाया गया बुनियादी ढांचा दीर्घकालिक होना चाहिए। आर्टिकल में बात हो रही है जल जीवन मिशन की, जिसके तहत 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण आवास में जो टैप्ड वाटर होता है, नल से पानी, उसको पहुंचाने का संकल्प लिया गया था। तो बेसिकली अब जल जीवन मिशन के तहत आगे ये भी बात कही जा रही है, जिस तरीके से पेयजल और स्वच्छता विभाग के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के तहत तकरीबन 10 करोड़ के आसपास ग्रामीण परिवारों को, या अगर हम आबादी के तौर पर बात करें तो आधे से ज़्यादा आबादी, तकरीबन 53% की आबादी के पास अब टैप वाटर, जो नल से पानी होता है, उसकी पहुंच सुनिश्चित हो चुकी है। सरकार की अगर हम बात करते हैं तो 2019 में आज ये 37% की वृद्धि दर जा रहा है। 2019 जब इस जो योजना है इसकी शुरुआत होती है, और इसका जो एक घोषित उद्देश्य है उसमें यह है कि प्रत्येक जो ग्रामीण परिवार है प्रतिदिन उनको प्रति व्यक्ति कम से कम 55 लीटर पीने योग्य पानी सुनिश्चित करना है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि पानी में सिर्फ और सिर्फ जो पाइपलाइन है उसको बिछाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि वो कार्यरत है, पानी आ रहा है, नल सुचारू रूप से कार्य करता है, इसका भी ध्यान देना आवश्यक हो जाएगा। आगे बात हो रही है अभी रिसेंट ऑडिट की। पहले प्राइवेट एजेंसी की ऑडिट होती है जहां पर तकरीबन 62% जो ग्रामीण निवास है उनमें पाया जाता है जो नल है वो पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। और बाद में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जो कि जल संसाधन पर ही जो संसद की स्थायी समिति है, उसकी रिपोर्ट में ये बात आती है कि तो उसमें ये जो आंकड़े हैं वो 46% आते हैं। बेसिकली आंकड़ों में जो इतनी भिन्नता है उसका रीज़न सैंपल साइज होता है। जो प्राइवेट ऑडिट एजेंसी है उनका सैंपल साइज काफ़ी छोटा है, और जो गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, इनका सैंपल साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है। और ऐसे में ये जो परसेंटेज है, जो आंकड़े होते हैं, उनकी भिन्नता स्वाभाविक हो जाती है। आगे सर्वे में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात सामने आती है कि अभी भी जो भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट स्टेट्स में अगर हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, असमानता देखने को मिलती है। कई राज्य हैं जहाँ पर 80% से ज़्यादा जो घर हैं वहाँ पर पेयजल नल के पानी से उनकी उपलब्धता सुनिश्चित है। इसमें तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पुडुचेरी जैसे राज्यों का नाम आता है। और कई राज्य ऐसे जहाँ पर 50% से भी कम घरों में ये सुविधा भी पहुंच पाई है। राजस्थान, केरला, मणिपुर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम जैसे राज्य इनमें आते हैं। आगे इस बात पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है कि जिस तरीके से लगभग 75% घरों को सप्ताह में सभी दिन पानी मिला, और 8% को सप्ताह में एक बार मिला, और औसतन घरों को हर दिन 3 घंटे पानी मिलता था। ये सारी बातें जो ऑडिट होता है, सर्वे होता है, उसमें सामने निकल कर आती है। और एक और ख़ास बात जो सामने आती है सर्वे में, वो है प्रॉब्लम ऑफ क्लोरीन कॉन्टेमिनेशन। क्लोरीन संदूषण की समस्या सामने आती है, जिस पर निश्चित तौर पर जो रिलेवेंट एजेंसी है, सरकार है, उनको ध्यान देना होगा किस तरीके से जो पानी है
उसमें किसी भी तरीके के कंटेमिनेशन से उसको मुक्त रखा जाए और बेहतर जो जल है उसको आम आदमी तक उसकी जो पहुँच है उसको सुनिश्चित बनाया जाए। और ऐसे में केंद्र को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जिस तरीके से विभिन्न राज्यों के बीच में असमानता का स्तर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो किस तरीके से असमानता को कम किया जा सके और साथ ही साथ में जो भी बुनियादी ढांचे इस जल जीवन मिशन के तहत बनाए गए हैं वो सिर्फ चुनावी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ना हो कि हमने इतना जो नल है ग्रामीण तक पहुंचा दिया, सिर्फ एक आंकड़े दिखाने भर के न रह जाएं, बल्कि वाकई में वो कार्यरत हों, उनसे पानी आए और सबसे खास बात वो दीर्घकालिक रहें। नेक्स्ट आर्टिकल में बात होगी लव एंड लॉस, प्यार और नुकसान। क्राउड कंट्रोल इन स्पोर्ट्स विद रैंडम इंजूरियस मीन्स कैन बी फैटल। यादृच्छिक हानिकारक साधनों के साथ खेल में भीड़ नियंत्रण घातक हो सकता है। आर्टिकल में बात हो रही जिस तरीके से अभी एक घटना हो जाती है इंडोनेशिया के पूर्वी जावा के कंजुरुहान स्टेडियम में, जहां पर फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़ मच जाती है और 125 से ज़्यादा लोग इनकी मृत्यु हो जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब एक घायल जीवित बचा हुआ व्यक्ति इस बात को कहता है कि ये जो इंसिडेंट इतना फैटल हो जाता है उसके लिए बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पुलिस की है। जिस तरीके से जो दर्शक हैं उनके साथ पुलिस अमानवीय तरीके से पेश आई, उससे घटना की विषमता और गंभीरता कई गुना बढ़ गई। अब आगे ये भी बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से जब मैच हो रहा था उसमें कुछ दर्शक बीच मैदान में आ जाते हैं, कुछ विवाद हो जाता है, हाथापाई होने लग जाती है। ऐसे में पुलिस ओवर रिएक्ट कर जाती है और तुरंत टीयर गैस का इस्तेमाल कर देती है। यहाँ पर चूंकि स्टेडियम में क्या होता है, स्टेडियम चारों तरफ से एक बंद होता है, यहाँ पर दर्शक बैठे रहते हैं, बीच में मैच होता रहता है, ये प्लेग्राउंड है और ऐसे में अगर पुलिस यहाँ से आंसू गैस छोड़ेगी तो लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। चूंकि निकास का स्थान जो स्टेडियम होता है उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता, सकरे जो निकास स्थान होते हैं और कुछ ही विशेष जगहों पर होते हैं, वहाँ पर भी कई जगहों पर गेट लगे होते हैं। और ऐसे में जब सभी लोग उस सकरे स्थान से निकलना चाहेंगे तो ऐसे में कोई भी नहीं निकल पाएगा और ऐसी खतरनाक घटना भगदड़ से हो जाती है। कई लोग दम घुटने से मर जाते हैं, कई लोग कुचलने से मर जाते हैं। इस तरीके से आगे कुछ और घटनाओं का भी जिक्र किया गया है जो खेलों के दौरान ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिसमें कैमरून के अफ्रीका कप ऑफ नेशन की बात कही जा रही है जहां पर 8 लोगों की मृत्यु हो जाती है 2022 में। इसके अलावा 2012 मिस्र इजिप्ट की बात कही जा रही है जहां पर 74 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इंग्लैंड में 1989 में 97 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इन तीनों घटनाओं की अगर बात करते हैं तो जो समानता सामने निकल कर आती है, बेसिकली जो दर्शक रहते हैं उनके जो वाद विवाद गुंडागर्दी, उनसे इतनी घटना विषम नहीं होती है जितना कि जब पुलिस की असक्षमता घटनाओं को और ज़्यादा भीषण बना देती हैं और उनका जो क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट होता है वो जब फेल कर जाता है, जो भीड़ नियंत्रण प्रणाली होती है फेल कर जाती है, तब घटनाओं की विषमताएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हालांकि फीफा की जब हम बात करते हैं, कुछ गाइडलाइन ऑलरेडी फीफा की तरफ से स्टेडियम सेफ्टी के रूप में दिया जा चुका है, जहां पर किसी भी तरीके के जो हथियार हैं उनको ले जाने की और उपयोग करने से जो पुलिस है या दूसरे जो भीड़ को नियंत्रण करने की एजेंसीज हैं, अथॉरिटी हैं, उनको बचने की बात कही जाती है। अब आगे जो इंडोनेशिया है वहाँ के जो मानवाधिकार हैं, नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट हैं, बेसिकली वो प्लान कर रहे हैं कि जो पुलिस है उन पर कार्रवाई और जांच करने की बात कर रहे हैं। पर वो जांच क्या करेंगे कि क्यों आंसू गैस छोड़ा गया, इसको जांच करने की योजना बना रहे हैं। जबकि जो प्रेशर ग्रुप है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, उनका कहना है
कि इस आंसू गैस छोड़ा गया इस बात की जांच करने के बजाय जो पुलिस है उस पर प्रॉपर मुकदमा चलाना चाहिए और जो भी गुनहगार हैं उनको वर्दी के पीछे बचना नहीं चाहिए। अब जिस तरीके की घटना कंजूरुहान मैदान पर होती है, पुलिस के प्रति आक्रोश होना काफ़ी स्वाभाविक है। पुलिस पर दोषारोपण भी हो रहा है जिसमें काफ़ी सच्चाई भी सामने आ रही है, किंतु अंतोगत्वा जो दर्शक हैं उनकी भूमिका पर भी आत्मनिरीक्षण ज़रूर करना चाहिए। अंतिम आर्टिकल की अब हम बात करेंगे, विद द रुपी अंडर प्रेशर व्हाट नेक्स्ट। रुपए के दबाव में आने से आगे क्या होगा। Even though crisis is unlikely because of differences between the external situation then and now, India could still remain vulnerable on many counts। भले ही तब और अब बाहरी स्थिति के बीच मतभेदों के कारण संकट की संभावना नहीं है, फिर भी भारत कई मामलों में असुरक्षित रह सकता है। इस आर्टिकल को लिखा है डी सुब्बाराव जी ने, बेसिकली जो कि भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। इनका जो टेन्योर था वो 2008 से 2013 का था। दो प्रमुख घटना इनके टेन्योर में होती है। एक 2008 में जब यूएस में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जब लेमन ब्रदर डिफॉल्ट कर जाते हैं, उसके बाद वो 2008 की घटना है। और 2013 की एक प्रमुख घटना होती है जिसको टेपर टेंट्रम कहा जाता है। बहुत शॉर्ट में अगर बात करें टेपर टेंट्रम क्या होता है, चूंकि आर्टिकल में इसका जिक्र आएगा और यहाँ पर समझाया नहीं गया है, तो बहुत शॉर्ट में चूंकि आर्टिकल को समझने में मदद कर देगा। टेपर टेंट्रम जब 2008 में लेमन ब्रदर डिफॉल्ट करते हैं यूके में, माफ़ कीजिएगा, यूएस में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है और ऐसे में जो मार्केट है बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है, डॉलर डिप्रिशिएट कर जाता है और तब सरकार यूएस गवर्नमेंट और जो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएसए है उनके द्वारा इंटरवेंशन किया जाता है और कई सारे जो पॉलिसी, कई सारे कदम उठाए जाते हैं जिससे कि मार्केट में जो जो रेट होते हैं उसको काफ़ी कम कर दिया जाता है। जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, जब इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाएगा और साथ ही साथ में ये बैंक करती है कि इंटरेस्ट रेट कम कर देती है जिससे कि जो डॉलर है वो बैंक में रहने की बजाय मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ा देती है। ऐसे कई सारे प्रोग्राम इस दौरान पे चलते हैं जिससे कि वापस जो यूएसए की इकोनॉमी है वहाँ पर डिमांड पैदा हो सके। और 2013 के आते आते यूएस की जो इकोनॉमी है वो वापस सुधर जाती है। तब अचानक से 2013 में बिना किसी वार्निंग के यूएस फेडरल बैंक द्वारा और यूएस गवर्नमेंट की सहमति से ये बात कर दी जाती है कि अभी जो भी इंटरवेंशन बैंक और गवर्नमेंट मिलकर कर रही थी अब उसको रोल आउट कर लिया जाएगा, उसको बैक कर लिया जाएगा। इससे क्या होता है, अब अचानक से पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। मार्केट में अचानक से करेंसी जो होती है, क्योंकि और साथ में जो बैंक रहती है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी तो जो डॉलर है, दुनिया भर के जो निवेशक है वो दूसरी जगह के बाजार से, क्योंकि बाजार में जो जोखिम है वो हमेशा ज़्यादा होता है, बैंक में जोखिम न के बराबर रहता है अगर पैसा बैंक में रहता है। तो अगर बैंक में ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, इंटरेस्ट रेट अगर बैंक में ज़्यादा मिलेगा, तो ऐसे में बाजार में या दूसरे जगहों पर कोई निवेश नहीं करना चाहेगा। वही काम यूएस की जो बैंक है वो कर देती है। एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी उस समय अपना लिया जाता है, वहाँ पर बैंक जो रेट है वो तेज़ी से बढ़ा दिया जाता है और ऐसे में दुनिया भर के जो निवेशक जो अपने डॉलर को दूसरे दूसरे इकोनॉमी में लगाए रहते हैं वहाँ से डॉलर को खींच के वापस यूएस में बैंक में डालते हैं और यूएस में वापस डॉलर आने लग जाता है। ऐसे में जो डॉलर होता है वो तो एप्रिशिएट कर जाता है, डॉलर की जो वैल्यू रहती है वो तेज़ी से बढ़ने लग जाती है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दुनिया भर की करेंसी पर देखने को मिलता है। हालांकि उस दौर में जो इस्टेब्लिश्ड करेंसी हैं, पाउंड हो गए, यूरो हो गए, इन पे असर
इतना ज़्यादा नहीं दिखना देखने को मिलता है जितना कि भारत जैसे डेवलपिंग जो नेशन थे उनकी करेंसी पर देखने को मिलता है। अब ऐसी ही कुछ स्थिति के बारे में गवर्नर साहब इस जो पूरा लेख है डी सुब्बाराव जी उसमें जिक्र कर रहे हैं कि आज के समय में जो रुपए है उस पर प्रेशर देखा जा रहा है, लगभग 10% के आसपास इसमें डिप्रिसिएशन एक साल में हो चुका है, 80 के पार रुपए पहुंच चुका है। और दो कारण ये जिक्र कर रहे हैं जिसके कारण से रुपए में लगातार गिरावट हो रहा है। पहला जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो लगातार बढ़ रहा है, और करंट अकाउंट डेफिसिट का रीज़न है क्योंकि हमको जो इंटरनेशनल मार्केट में यूएस, माफ़ कीजिएगा, रशिया और यूक्रेन की जो वॉर हो रही है उसकी वजह से जो महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। बेसिकली हम जो तेल की बात कर रहे हैं और जो दूसरे रॉ मटेरियल को लेने के लिए हमको ज़्यादा अब पैसा देना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा, डॉलर लगातार अब अप्रिशिएट कर रहा है जिस तरीके से यूएस फेडरल रिजर्व एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो कैपिटल है हमारे मार्केट से वो बाहर निकल के वापस यूएस यूएस की तरफ वापस जा रही है। तो ये जो डुअल रीजन है इनकी वजह से जो रुपए है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। यही सेम सिचुएशन को ये टेपर टेम्परम ऑफ 2013 से कंपेयर करने की, जब इनसे कोई इंटरव्यू होता है वहां पर ये बात कर रहे हैं, तो जो 2013 का इंसिडेंट्स है उनसे ये कंपेयर करते हुए बात कहते हैं कि आज के दौर में और 2013 का जो दौर था उसमें कुछ मूलभूत अंतर है। पहली बात, अब आज का जो समय है और जो 2013 का समय था, जो ग्लोबल सिनारियो और जो हमारा जो डोमेस्टिक सिनारियो है उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। आज बेसिकली जो गिरावट है उसमें जो ग्लोबल सिनारियो है उसका ज़्यादा रोल आ रहा है, और सिर्फ रुपए अकेले नहीं गिर रहा है, दुनिया भर की जो करेंसी गिर रही। इवन जो सबसे मजबूत माने जाने वाली जो करेंसी होती है, यूरो हो गया, पाउंड स्टर्लिंग हो गया, वो हमसे भी ज़्यादा गिर रहे हैं। अब चूंकि आगे अब ये भी बात कही जा रही है कि आज के समय में जिस तरीके से जो एक्सचेंज रेट होता है उसको काफ़ी क्लोजली ट्रैक किया जाता है, उसके फंडामेंटल को। इन सब के अलावा जो हमारा 2013 की बात करते हैं तो उस समय जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था वो लगातार बढ़ रहा था, और जो मैक्रो सिचुएशन होती है, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है तब ज़्यादा नाजुक थी। और आज के समय पे जो भारत के पास जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व है इतना 2013 में नहीं था, जो कि निश्चित तौर पर आज काफ़ी कॉन्फिडेंस प्रदान कर देता है। किंतु एक बात ये ज़रूर कह जाते हैं कि चाहे वो 1991 का आर्थिक संकट हो जब भुगतान भुगतान संतुलन का संकट भारत ने झेला था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991, चाहे 2013 के क्राइसिस की बात हो, दोनों का जो रीज़न था वो फिशल डेफिसिट जो एक्सटर्नल सेक्टर पे हो रहा था उसका रीज़न की वजह से ये क्राइसिस भारत को देखने को मिला था। और आज भी ये जो दोहरे घाटे की समस्या है ये भारत अभी इससे उबर नहीं पाया है। अब आगे ये बात कही जा रही है कि भारत की जो राजकोषीय स्थिति है वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड है कंपेयर करने पे, जब दुनिया भर की बहुत सारी इकोनॉमी से हम कंपेयर करते हैं। और ऐसे में क्या है, रीज़न क्या है, हमारे पास जो रिज़र्व है, जैसे कि अभी यूके का जिक्र हुआ, यूके का स्टर्लिंग लगातार, पाउंड लगातार डिप्रिशिएट कर रहा है। ऐतिहासिक तौर पर इतना कभी वो डॉलर के अगेंस्ट में कमज़ोर नहीं हुआ था जितना इस समय हो चुका है। पर यूके बहुत कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि उनके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो भारत जितना नहीं है। उसके बिल्कुल विपरीत भारत में लगातार जो बैंक है वो फॉरेन जो एक्सचेंज होता है, डॉलर होता है, उसको ओपन मार्केट में सेल कर रहा है, जिससे कि जो रुपए तेज़ी से गिर रहा है उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन हो, उतनी तेज़ी से रुपए में डिप्रिसिएशन न हो पाए। अब आगे फॉरेन जो रिज़र्व है इसके ही मैट्रिक्स पे डी सुब्बाराव जी बात करते हैं, और जिस पे कि ये जो जीडीपी होता है उसके रेशियो में जो हमारा रिज़र्व है बेसिकली उससे बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ और क्लैरिटी देखने को मिलेगी। अब इसमें बात हो रही है कि 2022 में जो रेशियो था जीडीपी से फॉरेन करेंसी रिजर्व का वो 21% का था, और जो कि अभी घट के
2023 के फाइनेंशियल ईयर में ये 17% तक हो रहा है, और 2013 जब टेपर टेम्परम होता है तब ये रेशियो था 15%, जो कि बहुत ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि भारत की स्थिति, अगर हम इस रेशियो के बेसिस पर बात करें तो 2013 से काफ़ी बेहतर स्थिति में आज भारत है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये रेशियो इस बात की तरफ इंगित करता है कि खतरे के भारत नज़दीक में अभी भी है। हालांकि कई सारे और जो दूसरे परिस्थिति हैं वहाँ पर इसको इग्नोर करके ये बात कही जा रही है। अब इसके अलावा चूंकि अभी रशिया की पर्टिकुलर जब बात करते हैं तो रशियन ट्रेड में जो आरबीआई है वो रूपी रूबल ट्रेड की लिए अलाउंस दे देता है, किंतु अभी प्रैक्टिकल ये नहीं हो पाया है कि इंडिया और रशिया, क्योंकि अगर डॉलर को हटाकर जो रुपी रूबल में ट्रेड होगा, जब रुपए में ट्रेड होगा तो उससे निश्चित तौर पर जो करंट अकाउंट डेफिसिट में जो लगातार गिरावट हो रहा है, लगातार वो बढ़ रहा है, उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल जाएगी। अब चूंकि आरबीआई लगातार मार्केट में इंटरवीन कर रहा है, डॉलर को बेच रहा है, और जिससे कि रुपए को थोड़ा सा बचाया जा सके, डी सुब्बाराव जी इस बेसिकली आरबीआई जो इस समय कर रहा है इस पर आगे प्रश्न चिन्ह भी उठा रहे हैं कि क्या आरबीआई को इस समय ऐसा करना चाहिए। अब इस पे इनके अपने तर्क हैं। इनका ये कहना है कि आरबीआई वास्तव में बस इतना ही कर सकता है कि जो ट्रेजेक्ट्री हो रही है, जो रीज़न है, उनको रीज़न को स्टडी करे, रीज़न को देखने का, बल्कि वो रुपए को जो गिर रहा है उसमें वो लगातार जो इंटरवीन कर रहा है वो ठीक नहीं है। वो गिरावट को रोकने का जो प्रयास कर रहा है रुपए का, वो अभी आरबीआई को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रीर होता है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी, इससे ये पता लगता है कि जो रुपए है वो अभी भी ओवर वैल्यूड चल रहा है। इसका मतलब रुपए में अभी भी कुछ इसको बचा हुआ है कि इसमें जो डिप्रिसिएशन है ये और ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे में इनका ये कहना है कि संतुलन की तरफ बढ़ना चाहिए और रुपए को थोड़ा सा डिप्रिशिएट होने के लिए आरबीआई को छोड़ देना चाहिए। और यदि आरबीआई इस समय अगर डिप्रिशिएट करेगा तो जब रुपए जब डिप्रिशिएट करता है तो निश्चित तौर पर जो एक्सपोर्ट होता है उसको बूस्ट मिलता है। अब जब एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा, इसके अलावा जब रुपए डिप्रिशिएट करेगा तो हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, इंपोर्ट कम होने लग जाता है। तो ऐसे में जो गैर ज़रूरती, विशेष तौर पर तेल के अलावा बात हो रही है कि गैर तेल आयात जो होता है उसमें कमी आएगी, क्योंकि काफ़ी महंगा हो जाएगा आयात करना। और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लगातार इंपोर्ट में कमी आने लगेगी, तो ऐसे में जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट बैलेंस है, उसमें सुधार होगा। और अगर एक बात और इन्होंने कहा है कि चूंकि रुपए अगर गिरता रहेगा तो महंगाई भी आएगी, किंतु जो आरबीआई है वो अपनी मौद्रिक नीति से उसको कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। अंत में ये पूर्व अमेरिकी जो ट्रेजरी सचिव रहते हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी रहते हैं, जॉन बी कॉनेली, इनके एक कथन को आगे बताते हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि द डॉलर इज आर करेंसी बट इट्स योर प्रॉब्लम। डॉलर हमारी मुद्रा है लेकिन यह आपकी समस्या है। ये बेसिकली सिर्फ G20 जो G10 कंट्री थे वहाँ पर ये बात कर रहे थे, लेकिन आज के समय में चूंकि डॉलर की एक हेजेमनी देखी जा रही है पूरी दुनिया में, तो ये जो इनका कथन है ये आज भी काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि दुनिया भर के लिए आज डॉलर में जो अप्रिसिएशन हो रहा है वो सरदर्द बन के सामने आ रहा है। आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।